गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विशाल जायसवाल आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीएस क्रांति विद विशाल में हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोग फ्रांस की क्रांति को पढ़ रहे हैं। अब फ्रांस की क्रांति के एक एक चरण को एक एक अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं और उस पर क्या 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 बदलाव हुए अलग अलग चरणों में, उस पर हम चर्चा कर चुके हैं और नोट्स बना भी चुके हैं, लिख भी रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग अपना रिवीजन को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, समझ रहे हैं ना। आज हम अपने फ्रांस की क्रांति के अगले चरण में, चतुर्थ चरण में नेपोलियन बोनापार्ट को पढ़ने जा रहे हैं। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस की क्रांति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चतुर्थ चरण में 1799 से 1815 ईस्वी में तक ये इसकी शासन प्रणाली होती है। जो हम ये महज 15 वर्षों का शासन देख रहे हैं नेपोलियन बोनापार्ट का, वह फ्रांस के शासन प्रणाली में एक युगांतरकारी परिवर्तन को निश्चित करता है, दिशा देता है। एक फ्रांस के अब तक हम लोगों ने देखा कि फ्रांस में जो भी शासन आए, जो शासन प्रणाली चली, वह कहीं ना कहीं फ्रांस में परिवर्तन ला रही थी। लेकिन नेपोलियन जो था, अब तक पुरातन व्यवस्था में जो चीज़ें थी, चर्च व्यवस्था था ना, सामंतवाद था ना, फिर निरंकुश राजतंत्र था, ये सारी चीज़ें जो पुरातन व्यवस्था में था वो अगले चरणों में धीरे धीरे परिवर्तन की दिशा में बढ़ रही थी और ये सारी चीज़ें खत्म हो रही थी और पादरी वर्ग जो था उसको देश से बाहर निकाल दिया गया, मतलब ये सारी चीज़ें नहीं रह गई। लेकिन अब जो अगले चरण में हम देखें, सावधानी चरण में कुछ परिवर्तन हुए और जो अलग अलग चरणों में परिवर्तन होते गए हम उसको बता चुके हैं। लेकिन इस नेपोलियन के चरण में क्या होता है, इसमें पुराना फ्रांस और नया फ्रांस, पुराने फ्रांस और नए फ्रांस का मिक्सचर करके एक नया इस फ्रांस के शासक प्रणाली को एक नया दिशा देता है नेपोलियन बोनापार्ट। वैसे तो नेपोलियन बोनापार्ट कोर्सिका का रहने वाला था। कोर्सिका एक देश था, लेकिन सौभाग्य की बात यह है फ्रांस के लिए कहें तो जिस समय नेपोलियन का जन्म होता है, उसी समय कोर्सिका जो देश है वह फ्रांस के अंतर्गत, मतलब फ्रांस के सीमा के अंतर्गत, फ्रांस के अंतर्गत आ जाता है, मतलब फ्रांस उसे जीत लेता है। तो नेपोलियन जो है वह फ्रांस का नागरिक बन जाता है। नेपोलियन बचपन से ही एक सैन्यवान, सैनिक शक्ति, मतलब से एकदम ऊर्जावान व्यक्ति था। उसकी मनोदशा, उसका सोच, उसका नज़रिया एकदम एक सैनिक की तरह था। तो वह फ्रांस के ही एक कॉलेज में सैनिक शिक्षा प्राप्त करता है और आगे चलकर वह अपने करियर की शुरुआत 1796 से 97 ईस्वी के बीच इटली के युद्ध के समय वह प्रवेश करता है। 1793 ईस्वी में सबसे पहले वह जैकोबियन चरण में, जब जैकोबियन चरण था, जब निम्न वर्ग का चरण था, उस समय वह जैकोबियन विचारधारा से प्रेरित था और उसी के तहत अपना सैन्य गतिविधियों में उसको भेजा जाता था दूर दूर के लिए। वो अपने सैन्य में, मतलब वो 40 से ज़्यादा युद्धों को नेपोलियन जीत चुका था। उसको सैन्य के लिए इतना ज़्यादा, अपना सेना के लिए उसके जो ब्रिगेडियर था वो एक प्रकार का इतना ज़्यादा क्षमतावान हो गया था कि उसकी गौरव की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। किसकी? नेपोलियन बोनापार्ट की। नेपोलियन बोनापार्ट एक अपने आप में ही एक अदम्य पुरुष था, एक अदम्य सैनिक था जो पूरे फ्रांस में परिवर्तन के लिए एक नया दिशा दे दी। फ्रांस में जब नेपोलियन बोनापार्ट के अगर उदय और परिस्थिति की बात करें, उसके सबसे बड़ा कारण होता है क्रांति ही। फ्रांस में नेपोलियन के उदय का सबसे महत्वपूर्ण कारण हो जाती है। आपको पता है दोस्त कि फ्रांस का जो पुरातन व्यवस्था था उसमें किसी सैनिक को, किसी निम्न व्यक्ति को, किसी एक साधारण से सैनिक को, मतलब कि अब राजा के सामने सैनिक कितना भी पद हो लेकिन साधारण हो, तो वह किसी निम्न व्यक्ति को नहीं मिल सकता था। लेकिन क्रांति ही ऐसी थी, इसीलिए नेपोलियन को क्रांति का शिशु कहा जाता है। मतलब क्रांति के जरिए ही इनका जन्म होता है। आपको कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि फ्रांस की क्रांति, नेपोलियन बोनापार्ट क्रांति का शिशु था या हत्यारा,
तो आपको मैंने बता चुका है कि ये इसमें मिक्सचर दिखाई पड़ेगा। नया नया फ्रांस और पुराने फ्रांस का मिक्सचर ही पेश करता है नेपोलियन बोनापार्ट। तो तो ये क्या करता है, जो नेपोलियन बोनापार्ट है, ये जो नेपोलियन बोनापार्ट है, ये नया फ्रांस और पुराने फ्रांस का मिक्सचर पेश करता है और शासन प्रणाली को आगे बढ़ाता है। ये चाहता तो ये अलग अलग क्षेत्रों में युद्ध में उलझा हुआ था, और उसी समय यहाँ पर फ्रांस में डायरेक्टरी शासन की स्थापना थी। तो डायरेक्टरी शासन में ऐसा क्या हो गया कि नेपोलियन बोनापार्ट ने एक प्रसिद्ध कथन कहा कि नाशपाती पक गई है। नाशपाती पक गई है का मतलब क्या? उन्होंने एक शब्द कहा कि नाशपाती पक गई है। उसके पहले ही 1798 के बीच उसने कहा नाशपाती अभी पकी नहीं है। उसका ये दो प्रसिद्ध कथन है, नाशपाती पक गई है, नाशपाती नहीं पकी है। उसका इस कहने का तात्पर्य यह है कि जो डायरेक्टरी शासन था, डायरेक्टरी शासन में हम आपको बता चुके हैं कि एक साथ 5 लोग शासन प्रणाली में कार्य करते थे। कार्यपालिका जो थी 5 लोगों में बटी हुई थी। तो आपको बता चुके हैं कि अगर एक देश के 5 प्रधानमंत्री होंगे तो कार्य सही तरीके से संपन्न नहीं होगा, देश सही तरीके से बिल्कुल नहीं चल सकेगा। तो वही हुआ फ्रांस में डायरेक्टरी शासन में। डायरेक्टरी शासन के अंतर्गत क्या हुआ, जो नेपोलियन के द्वारा जैकोबियन चरण के अंतर्गत जो एक महान गौरव स्थापित किया गया था, वह जो इंग्लैंड को पराजित करके, मतलब इंग्लैंड को नहीं पराजित किया था, जो ऑस्ट्रिया को पराजित करके इटली का क्षेत्र, ऑस्ट्रिया का क्षेत्र, बहुत सारे क्षेत्र को अपने अंतर्गत फ्रांस के अंतर्गत लाया था, वह डायरेक्टरी शासन के कारण, डायरेक्टरी शासन में अच्छी व्यवस्था के होने का, अच्छी नीतियाँ, अच्छी विदेश नीतियाँ न होने के कारण वो सारे क्षेत्र वापस ऑस्ट्रिया, इटली, अलग अलग क्षेत्रों में अपना अपना क्षेत्र ले रहे थे। ये कहीं न कहीं फ्रांस के गौरव को विपरीत करता है। गौरव के विपरीत था। फ्रांस में त्राही त्राही मची हुई थी। जहाँ एक तरफ भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पे था, वहीं बेरोजगारी भी अपनी चरम सीमा थी, जनता त्रस्त थी। और उसके पहले आपको अगर हम बता दें, इटली और ऑस्ट्रिया का युद्ध जो 1996 और 97 के बीच इटली और ऑस्ट्रिया से नेपोलियन बोनापार्ट जो भिड़ता है, तो उस समय जो था उसके पास अचूक तरीके से सैन्य थी और अच्छा धन भी था। चाहता था उसी समय वो फ्रांस की जनता और फ्रांस का शासक बन जाता। लेकिन उसने कहा कि अभी नाशपाती पकी नहीं है। नाशपाती पकी नहीं है इसका तात्पर्य सीधा सा है कि जब तक वो सोच रहा था कि जब ये डायरेक्टरी शासन अपने चरम स्तर पर पहुंच जाए, अपने त्राहिमाम के चरम स्तर, मतलब कि जहां वहाँ की जनता त्राहिमाम नेपोलियन करके पुकारे, तब अगर हम वहाँ पर प्रकट हो तो हमारा जो स्वागत होगा और हम शासन प्रणाली में जब हम अपना कदम रखेंगे तो वह एक अलग चीज़ होगी। तो वह सोचता था, जब डायरेक्टरी शासन अपने भ्रष्टाचार के चरम स्तर पर था, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा थी, वहाँ पर नीतियाँ, विदेश नीतियाँ डायरेक्टरी शासन के खराब हो गई थी और बहुत सारे फ्रांस के क्षेत्र बिछड़ रहे थे, अलग हो रहे थे। तो इन सब चीज़ों के अंतर्गत फिर नेपोलियन 1799 ईस्वी में फ्रांस में कदम रखता है और फ्रांस की जनता जोर शोर से नेपोलियन बोनापार्ट का स्वागत करती है, मालों से स्वागत करती है नेपोलियन बोनापार्ट को, और वहीं पर जूतों और चप्पलों से डायरेक्टरी शासन को भगा देती है। तब उसी समय ये 30 वर्ष के उम्र में ये महान जनरल, महान सैनिक एक फ्रांस के शासक की गद्दी पर बैठता है और प्रथम कौंसल बनता है। उसने बैठते ही एक संविधान लागू किया। उस संविधान में उसने त्रिस्तरीय कौंसल बनाया। पहले तो 10 वर्षों तक अपने आप को कौंसल बनाया, लेकिन धीरे धीरे 1802 ईस्वी में उसने आजीवन काल तक के लिए अपने आप को कौंसल बनाया और 1804 ईस्वी में अपने आप को फ्रांस का शासक ही नियुक्त, फ्रांस का सम्राट बना दिया। दोस्तों, अगर इसकी नीतियों के बारे में बात करें तो नेपोलियन बोनापार्ट की अलग अलग नीति, सामाजिक क्षेत्र में उसने अलग नीतियाँ अपनाई, आर्थिक क्षेत्र में अलग नीतियाँ अपनाई। आपको बताया ना कि उसने पुराना फ्रांस और नया फ्रांस का मिक्सचर किया। पुराने फ्रांस और नया फ्रांस का मिक्सचर का सीधा सा तात्पर्य यही है कि उसने जो पुराना व्यवस्था था, जैसे कि जो पादरी वर्ग था, उस पादरी वर्ग को भी उसने सह सम्मान, जो बाहर चले गए थे, सह सम्मान वापस बुलाया। तो इसके कारण कहा जाता है कि नेपोलियन बोनापार्ट क्रांति का हत्यारा था, क्योंकि क्रांति ने तो पादरियों को निष्कासित कर दिया था ना,
उसने उसने अपना अपने धर्म के रूप में, धार्मिक रूप में उसने अपना कैथोलिक चर्च व्यवस्था को अपना धार्मिक रूप से अपनाया, तो ये भी क्रांति का हत्यारा माना जाता है। तो वहीं पर फिर वहीं दूसरी तरफ उसने अप्रत्यक्ष कर लागू किया, आर्थिक व्यवस्था में अप्रत्यक्ष कर लागू किया। वहीं पर तीसरी तरफ उसने शिक्षा पे, अर्थव्यवस्था पे, बैंकिंग व्यवस्था पर विशेष प्रकार के बल दिया, जिसके कारण उसको क्रांति का शिशु माना जाता है, क्योंकि उसने सामाजिक कार्य भी किए बहुत सा। उसके जो एक अधिकार थे, अधिकारों का जो एक तालिका थी, उसके कारण उसको अधिकारों की तालिका पेश किया। तो मतलब उसने ऐसे ऐसे काम किए। उसके शासन प्रणाली अस्थायी ही रही। उसने महाद्वीपीय व्यवस्था लागू किया। महाद्वीपीय व्यवस्था आपको हम बताएंगे आगे उसका डिटेल से, कि क्योंकि महाद्वीपीय व्यवस्था के अंतर्गत ऐसा होता है कि वह अपना मतलब इन 10 से 12 साल 15 साल के अंतर्गत वह पूरे यूरोप में अलग अलग क्षेत्रों में फैल चुका था। उसका शासन प्रणाली उसका क्षेत्र फैल चुका था, लेकिन उसने इंग्लैंड को नहीं हरा पाया था। आपको पहले बताया कि इंग्लैंड आखिर क्यों नहीं हार पाया था, क्योंकि इंग्लैंड, अगर आप मानचित्र लेके बैठे होंगे तो आपको देखेंगे कि जो इंग्लैंड का क्षेत्र है वह तीनों तरफ से समुद्री क्षेत्र था। समुद्री क्षेत्र होने के कारण और फ्रांस का नौसैनिक उतना सक्षम नहीं था कि ब्रिटेन को हरा सके, ब्रिटेन को रोक सके। तो वो सोचा कि अगर हम इसको सैन्य तरीके से ब्रिटेन को नहीं हरा पा रहे हैं, तो क्यों ना हम इसको आर्थिक तरीके से तोड़ दें। आर्थिक तरीके से तोड़ देंगे तो वहाँ की जनता त्राही त्राही करेगी और ब्रिटेन के शासक को और इंग्लैंड के शासक को विवश करेगी नेपोलियन के समक्ष आने के लिए। तो वह इस इरादे से एक महाद्वीपीय व्यवस्था मतलब कि अपने अर्थव्यवस्था को बात देना, कि आप कोई भी यूरोप का कोई भी शासक इंग्लैंड से व्यापार नहीं करेगा, ऐसा नहीं करेगा। लेकिन यही आगे चलकर कहीं ना कहीं नेपोलियन बोनापार्ट के लिए उसका अंतिम कील साबित हो गया। वाटरलू के युद्ध में सारे लोगों ने मिलकर नेपोलियन बोनापार्ट को हरा देते हैं। तो यही सब था नेपोलियन बोनापार्ट को। अब हम एक एक करके अच्छे से नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे, लिखते जाएंगे, समझते जाएंगे। ये एक संक्षेप में मैंने आपको नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में बता दिया कि आखिर नेपोलियन बोनापार्ट आता कहाँ है। 1799 ईस्वी से 1815 ईस्वी के बीच आता है। वाटरलू के युद्ध में उसकी समाप्ति हो जाती है और विभिन्न चरणों में उसने बहुत सारे सुधार किए। एक एक सुधार पढ़ेंगे। कहा जाता है कि नेपोलियन बोनापार्ट का शासन भले अस्थायी रहा, लेकिन उसके सुधार ग्रेनाइट पर रखे गए हैं, क्योंकि उसके जो सुधार थे वह पहले ही नहीं, आज भी फ्रांस के संविधान में लिखित हैं। फ्रांस के संविधान का दिशा दी। तो उसके सुधार, तो उसके आर्थिक क्षेत्र के सुधार, उसके नागरिक क्षेत्र में, कानूनी विधि क्षेत्र में, उस नेपोलियन कोड में जो उसने सुधार किया, तो ये सारे सुधार बहुत अहम थे। हम एक एक करके इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लिखने वाले हैं, समझने वाले हैं दोस्त। तो आप लोग सबसे पहले हेडिंग डालिए नेपोलियन के उदय एवं परिस्थितियां। हेडिंग डालिए नेपोलियन की उदय एवं परिस्थितियां। पहले आप थोड़ा सा नेपोलियन के बारे में लिख लीजिए। नेपोलियन के बारे में थोड़ा सा लिख लेंगे तो आपको भी आइडिया रहेगा। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट ही डाली। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस की क्रांति में नेपोलियन बोनापार्ट का उद्भव। फ्रांस की क्रांति में नेपोलियन बोनापार्ट का उद्भव एक नए युग का आरंभ का सूचक था। नेपोलियन ने क्रांति को एक नई दिशा दी। एक तरफ उसने क्रांति के कुछ आदर्शों को तोड़ा। वहीं दूसरी तरफ उसने यूरोप के विस्तृत क्षेत्र में फैलता चला गया। वहीं दूसरी तरफ उसने यूरोप के दूसरे क्षेत्रों में फैलता चला गया। नीचे लिखिए, वह
वह व्यक्ति आगामी 15 वर्षों में, वह व्यक्ति जो आगामी 15 वर्षों तक फ्रांस का शासक बना रहा, वह व्यक्ति जो आगामी 15 वर्षों तक फ्रांस तथा यूरोप में एक बड़े भाग पर शासन कर रहा था, वह महज 30 वर्ष का था। वह महज 30 वर्ष का था जब वह फ्रांस का प्रथम काउंसिल बना। जब वह फ्रांस का प्रथम काउंसिल बना। जब वह फ्रांस का प्रथम काउंसिल जब वह फ्रांस का प्रथम काउंसिल बना, वह कोर्सिका का रहने वाला था। वह कोर्सिका का रहने वाला था, किंतु वह फ्रांस का नागरिक इसलिए बन गया कि उसके जन्म के समय, क्योंकि उसके जन्म के एक दिन पूर्व ही कोर्सिका फ्रांस का हिस्सा बन गया। कोर्सिका फ्रांस का हिस्सा बन गया। उसने एक तोपखाने अधिकारी के रूप में फ्रांसीसी स्कूल में शिक्षा पाई। फ्रांसीसी स्कूल में शिक्षा पाई और 1793 ईस्वी में जैकोबियन विचारधारा को ग्रहण किया। 1793 ईस्वी में जैकोबियन विचारधारा को ग्रहण किया। फिर उसने तुला नामक स्थान पर ब्रिटिश आक्रमण को विफल कर दिया, जिससे उसे अत्यधिक ख्याति प्रतिष्ठा अर्जित हुई। उसने युद्ध में नए तकनीकों को अपनाया और बड़ी सफलता के साथ 1796 से 1797 के बीच इटली व ऑस्ट्रिया जैसे क्षेत्र को 1796 और 97 ईस्वी में पहली बड़ी सफलता इटालियन अभियान से प्राप्त किया। नेपोलियन फ्रांस के इतिहास में 1796 के इटालियन अभियान से अपने कैरियर की शुरुआत किया और 1815 के वाटरलू युद्ध से उसके कैरियर का अंत हुआ। समझ रहे हैं? ये संक्षेप में आपको नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में बता दिया
कि वह ये उसका 1797 से उसका कैरियर शुरू हुआ था। तो वही जब वो मिस्र से दौरा कर रहा था, उसी समय 1799 ईस्वी में मिस्र के दौरे पे था। तो जब यहाँ पर सुना कि यहाँ पर तो जनता एकदम त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है और उसके भ्रष्टाचार बेरोजगार की चीज़ें बढ़ चुकी हैं, तो वह जाके वहाँ से वही एक कथन बोलता है कि अब नाशपाती पक गई है, अब मुझे चलना चाहिए। कहाँ? फ्रांस। और फ्रांस की जनता खूब ढोल बाजो डांस के साथ अच्छे से नेपोलियन बोनापार्ट का स्वागत करती है और नेपोलियन बोनापार्ट डायरेक्टरी शासन को उखाड़ फेंकता है ना। तो आप एक उस पर क्वेश्चन आ सकता है कभी, ये शुरुआत में ही आप लिख लीजिए इसको कि नहीं, पहले आप लिखिए नेपोलियन के उदय एवं परिस्थितियां। हेडिंग डालिए नेपोलियन के उदय एवं परिस्थितियां। नेपोलियन के उदय एवं परिस्थितियां। हेडिंग डालिए नेपोलियन के उदय एवं परिस्थितियां। फ्रांस की लिखो हेडिंग, नेपोलियन के उदय एवं परिस्थितियां क्या क्या थी कि नेपोलियन का उदय होता है। फ्रांस की क्रांति के दौरान स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व के नारे का प्रयोग किया गया। फ्रांस की क्रांति के दौरान स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व के नारे का प्रयोग किया गया। ऐसे क्रांति ने निरंकुश शासन पर गहरी चोट की, मतलब फ्रांस क्रांति ने गहरी चोट कर दिया। संवैधानिक शासन की स्थापना की। कुलीन तंत्र पर गहरी चोट की तथा योग्यता पर बल दिया। मतलब कि आपको बता चुके हैं कि जो कुलीन तंत्र था, ये फ्रांस के शासन प्रणाली में जितने भी उच्च पद होते थे यही होते थे, लेकिन क्रांति ने गहरी चोट की कुलीन तंत्र को समाप्त कर दिया। क्योंकि कुलीन तंत्र समाप्त हो गया, एक योग्य व्यक्ति को ऊपर उठने का कारण बन जाता है। जब योग्य व्यक्ति ऊपर उठेगा, मतलब कि एक सामान्य व्यक्ति था नेपोलियन बोनापार्ट, लेकिन वह योग्यता उसके अंदर अक्षम्य रूप से थी, उसके पास बहुत सारी योग्यताएं थी। तो इन योग्यता के आधार पर शासक बनता है। तो यही कहा जाता है कि यह क्रांति का शिशु था, क्योंकि वह उसके क्रांति के जरिए क्रांति ने जो परिवर्तन लाए वही नेपोलियन बोनापार्ट को आगे बढ़ने का कारण बन जाता है। अगर आज SC/ST, अगर आपको हम उदाहरण के स्वरूप समझाएं कि संविधान जो बना, संविधान ही हमारे SC/ST भाई जो है, जो हमारे दूरस्थ क्षेत्रों में रह रहे हमारे भाई बहन हैं, वो उनके लिए ये संविधान जो है इस संविधान एक कारण बन जाता है उनके उन्नति का। क्योंकि संविधान ही उनको ये अधिकार देता है कि हमारे नौकरियों में, हमारे नियोजनों में उनका एक विशेष अधिकार है। वो संविधान ही उनको अधिकार देता है कि अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17 के तहत उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसी बात नहीं बोली जाएगी जो उनकी गरिमा को ठेस पहुंचे ना। अनुच्छेद 21 के तहत जीवन जीने का अधिकार उनको भी शामिल किया गया। अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 में धर्म वंश लिंग वन के तहत किसी को कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं और जो इनको आरक्षण दिया गया है, आरक्षण के जरिए ये इन भाई बहनों को ऊपर उठाने का जो कार्य संविधान ने किया है, तो इसी से कहा, उसी प्रकार फ्रांस की क्रांति में जो फ्रांस के क्रांति के दौरान जो परिवर्तन हुए हैं, वही परिवर्तन में के तहत नेपोलियन जैसा एक समान जनरल, समान व्यक्ति भी शासन के उच्च स्तर पर पहुंच सकता है। यह कहीं किसी और से नहीं, क्रांति के कारण ही संभव हुआ है। तो इसीलिए इसको क्रांति का शिशु, अब आपसे पूछा जाए क्रांति का शिशु, तो क्रांति का शिशु का एक पॉइंट तो ये पहला रहेगा ना। नीचे से लिखिए, इसी क्रम में वह फ्रांस का शासक बना ना। नीचे लिखिए, फ्रांस में 1789 से पूर्व वह पुरातन व्यवस्था मौजूद थी।
जो क्रांति ने, वो पुरातन व्यवस्था मौजूद थी, कामा लिखो, क्रांति ने इस पुरातन व्यवस्था का, क्रांति ने इस पुरातन व्यवस्था का अंत तो किया, क्रांति ने इस पुरातन व्यवस्था का अंत तो किया, किंतु अगले 10 वर्षों तक, किंतु अगले 10 वर्षों तक सुव्यवस्थित शासन स्थापित नहीं हो पाया। आपको बता चुके हैं कि 1789 1792 के बीच किस प्रकार से मध्य वर्ग, 1792 से 94 के बीच किस प्रकार से जैकोबियन शासन का, आतंक का शासन हुआ था, फिर उसके बाद डायरेक्टरी शासन, ये सारे जितने भी शासन प्रणाली इन 10 सालों के बीच हुए, कोई भी सुव्यवस्थित शासन प्रणाली को अपना नहीं पाया और हर समय फ्रांस में बिलगाव रहा, फ्रांस में कोई अस्थायित्व तो नहीं रहा। तो इसके कारण एक अदम्य शासक के सैनिक शासन की स्थापना करना उस समय जरूरी हो गया था ना। शासन स्थापित नहीं हो पाया। डायरेक्टरी के शासन ने, डायरेक्टरी के शासन के अंतर्गत मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार अपने चरम स्तर पर था। जनता असंतुष्ट थी। अतः वह ऐसे नायक की तलाश कर रहा था। जो फ्रांस के सम्मान को स्थापित कर सके, और कुशल प्रशासन एवं स्थिरता प्राप्त कर सके। नेपोलियन ने अपने सैन्य अभियानों के दौरान ऐसी कुशलता प्रस्तुत की थी कि फ्रांस की जनता ने उसके शासन को स्वीकार किया। फ्रांस की जनता ने उसके शासन को स्वीकार किया। इस दृष्टि से नेपोलियन क्रांति का शिशु दिखाई पड़ता है। पॉइंट नंबर 2, फ्रांस का मध्य वर्ग। देखो, जब चीजें अव्यवस्थित रहती हैं तो हर वर्ग जो होता है, अब मध्य वर्ग चाहता था स्थायित्व हो जाए, उसका व्यापार अच्छा चले। जो पादरी लोग थे वो लोग बाहर चले गए थे ना, पादरी लोग को उनको निष्कासित कर दिया गया था, कुछ लोगों को जेल में डाल दिया गया था, जो कुलीन था उनका भी समाप्ति, मतलब कि हर वर्ग कुछ न कुछ चाहता था। जो ये सब चीजें तभी संभव होगी जब अस्थायित्व आएगा। तो हर किसी की महत्वाकांक्षा थी कि एक ऐसा शासक हो। तो ये नेपोलियन ने सारे काम सबके हितों के काम कर दिए, तो नेपोलियन किसी ने विरोध ही नहीं किया। फ्रांस का मध्य वर्ग, पॉइंट नंबर 2, फ्रांस का मध्य वर्ग अस्थायित्व चाहता था। धनी पूंजीपति वर्ग सुरक्षा चाहते थे। तो कमजोर वर्ग सहायता एवं फ्रांस के भागे हुए पादरी व कुलीन सहसम्मान वापसी चाहते थे। फ्रांस के भागे हुए पादरी व कुलीन सहसम्मान वापसी चाहते थे। नेपोलियन उनकी इच्छा की पूर्ति कर रहा था। नेपोलियन उनकी इच्छा की
पूर्ति कर रहा था। इसलिए फ्रांस की जनता नेपोलियन के तानाशाही को भी स्वीकार किया। नेपोलियन के तानाशाही को भी स्वीकार किया। इस तरह से क्रांति से पैदा हुई नेपोलियन ने फ्रांस तक पहुंचने का इस तरह से क्रांति से पैदा हुई परिस्थितियों ने नेपोलियन को फ्रांस तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया। इन्हीं अर्थों में वह क्रांति का शिशु दिखाई पड़ता है। क्रांति का शिशु दिखाई पड़ता है। अब हम पढ़ेंगे नेपोलियन के सुधार व नेपोलियन का, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट है कि उसने जो कथन बोला था उसको भी हमको यही पढ़ लेना चाहिए कि नेपोलियन, आप लोग हिंट डालिए, क्योंकि क्वेश्चन एक दो बार ऐसे भी आ जाते हैं कि उसके जो कथन होते हैं उस कथन पर डायरेक्ट पूरा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर आपसे हम ही पूछ लें कि नाशपाती पक गई है, समीक्षा कीजिए, तो आप क्या समझेंगे? कौन सी नाशपाती पक गई है भाई? कौन से पेड़ की पक गई है नाशपाती? आपको समझ नहीं आएगा नाशपाती क्या होता है। तो ऐसे नहीं, जब आप पढ़े रहेंगे, समझे रहेंगे कि किसका कथन है, आखिर नाशपाती पक गई है, इसका तात्पर्य क्या है, आप समझे रहेंगे तो आपको दिक्कतें नहीं होने वाली कि नाशपाती चाहे जिस प्रकार से क्वेश्चन आए। कि आजकल का ट्रेंड बदल गया है, चाहे यूपीपीसीएस हो, यूपीपीसीएस में भी बहुत सारे मैंने क्वेश्चन देखे हैं कि जो डायरेक्टली क्वेश्चन वैसे आ जाते हैं। इसके पहले भी मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि क्वेश्चन नहीं बताया था कि कौन सा क्वेश्चन था कि मार्टिन लूथर ने परिवर्तनवादियों ने जो अंडे दिए, मार्टिन लूथर ने उसे सेया ना। जो परिवर्तनवादियों ने जो अंडे दिए, मार्टिन लूथर ने उसे सेया। ये अब ऐसे कथन दे दीजिएगा तो आप कैसे समझेंगे कौन से परिवर्तनवादी ने क्या अंडे दिए, क्या मार्टिन लूथर ने सेया। तो ये आजकल ट्रेंड थोड़ा सा बदल गया। कथन से दे दिया था, उस कथन भी समीक्षा करने दे दिया जाएगा, तो आप कथन को बारे में नहीं पता रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी, आप क्वेश्चन को टैकल नहीं कर पाएंगे। तो लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, नाशपाती पक गई है। क्वेश्चन है नाशपाती पक गई है। नाशपाती पक गई है। समीक्षा कीजिए। नाशपाती पक गई है, समीक्षा कीजिए। इस क्वेश्चन को आप लिखिए, उपरोक्त कथन इस क्वेश्चन कैसे टैकल करेंगे आप लोग? वही कि नाशपाती पक गई है, मतलब कि इसके पहले नाशपाती नहीं पकी थी। तो नाशपाती नहीं पकने का नेपोलियन कहने का क्या तात्पर्य है? कि वही कि जब वह 1797-98 उसके पास बहुत सारे धन थे, दौलत थी, शक्ति थी, तो उसने चाहता तो उसी समय वह आके डायरेक्टरी शासन को हटा के अपना शासन स्थापित कर लेता, लेकिन उसने एक अपना ज्ञान को, अपने धैर्य को दिखाया और कहा कि अभी नाशपाती पकी नहीं है। जब जनता एकदम त्रस्त हो जाएगी उस समय अगर हम जाएंगे, हटाएंगे, तो कोई मेरा विरोध नहीं करेगा और हमें आसानी से शासन में स्थापित होने का कार्य मिल जाएगा। तो इसलिए उसने कहा कि अभी नहीं, जब एकदम से नज़दीक आ जाएंगे, न तो देर न तो सही, एकदम सही वक्त पर हम पहुंचेंगे तो जनता हमारी स्वागत करेगी। तो वही है यहाँ पर, उसको हम डिटेल में एनालिसिस कर लेते हैं। लिखो, कथन का आशय,
कथन का, जब भी आपको कभी भी इस प्रकार क्वेश्चन आएगा कि एक आपको केवल कथन दे दिया जाएगा, उस कथन को सबसे पहले आप बताएं कथन क्या आशय है, कहना क्या चाहता है, उसके बाद आप उसके बारे में आप एनालिसिस करके लिखिएगा। कथन का आशय, उपरोक्त कथन फ्रांसीसी क्रांति के दौरान नेपोलियन के द्वारा कहा गया। उपरोक्त कथन फ्रांसीसी क्रांति के दौरान नेपोलियन के द्वारा कहा गया कि जो उसकी ऐतिहासिकता धैर्यशीलता, सॉरी ऐतिहासिकता नहीं होगा, धैर्यशीलता होगा, जो उसकी धैर्यशीलता, मनोवैज्ञानिक पकड़ की अनुकूल परिस्थितियों की समझ को दर्शाता है। अनुकूल परिस्थितियों की समझ को दर्शाता है ना। अब हेडिंग डालिए नाशपाती पकी नहीं है। अब हेडिंग डालिए आप लोग नाशपाती पकी नहीं है, इसका तात्पर्य क्या होता है, उसके जो कथन का तात्पर्य नाशपाती पकी नहीं है। नेपोलियन ने एक सैनिक जीवन से शुरुआत करते हुए इटली जाने वाली सेना के सेनापति के रूप में कार्य किया। इटली जाने वाली सेना के सेनापति के रूप में कार्य किया और ऑस्ट्रिया को पराजित कर इटली व जर्मनी के क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित किया। इन विजयों से नेपोलियन की लोकप्रियता बढ़ गई थी। वह धन व बल से दोनों से युक्त था। यदि वह चाहता तो इसी समय डायरेक्टरी शासन को समाप्त कर फ्रांस की सत्ता को अपने हाथ में ले सकता था। किंतु उसने समझा कि अभी जनता की मनोदशा उसकी सत्ता स्वीकार करने के अनुकूल नहीं है। अर्थात नाशपाती पकी नहीं है। तो उसने कहा कि अभी जनता मेरे सत्ता को स्वीकार करने के अनुकूल नहीं है, अभी नाशपाती पकी नहीं है। नाशपाती पक जाएगी तब हम जाएंगे तो हमारा स्वागत बड़े धूम धड़ाके से होगा, बड़े उत्सुकता के साथ होगा। इसलिए उसने कहा अभी भाई नाशपाती नहीं पकी है, अभी मैं नहीं जाने वाला। समझ रहे हैं ना। अब हिंट डालिए, नाशपाती पक गई है। तब क्या नाशपाती पक गई, तब बोलता है कुछ दिन बोलता है भाई नाशपाती पक गई है, मैं जा रहा हूं। तो अब उसने ये शब्द क्यों बोला? डायरेक्टरी के शासन में फैले भ्रष्टाचार, महंगाई और अव्यवस्था के कारण जनता का असंतोष बढ़ गया था। इतना ही नहीं, नेपोलियन द्वारा जीते गए क्षेत्रों पर पुनः
पुनः ऑस्ट्रिया का कब्जा हो गया था, जिससे फ्रांस के गौरव में लगातार कमी हो रही थी। वहीं डायरेक्टरी शासन के विदेश नीति पर प्रश्न चिन्ह लग रहा था। डायरेक्टरी शासन के विदेश नीति पर प्रश्न चिन्ह लग रहा था और फ्रांस का गौरव कम हुआ, प्रश्न चिन्ह लग रहा था। इसी समय नेपोलियन को फ्रांस के दुखद हालात पर अपना सुखद भविष्य नजर आ रहा था। अतः उसने अपने सैन्य अभियान के बीच में वो मिस्र के सैन्य अभियान में गया था। अतः उसने अपने सैन्य अभियान को बीच में छोड़कर फ्रांस लौटने का निश्चय किया। जहां पेरिस की जनता ने उसका धूमधाम से स्वागत किया। नेपोलियन ने अब डायरेक्टरी के शासन का अंत कर सत्ता प्राप्त करने डायरेक्टरी शासन का अंत कर सत्ता प्राप्त किया। इसी संदर्भ में नेपोलियन ने कहा, ऐसा मालूम पड़ता है कि हर कोई मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। यदि मैं कुछ समय पूर्व आता तो शीघ्रता होती। अगर कुछ समय बाद आता तो बहुत देर हो जाती। मैं ठीक समय पर फ्रांस में आया हूं, अर्थात नाशपाती पक गई है। दोस्तों, बगल में बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा है, इसलिए मैं अपना नेक्स्ट वीडियो अगले चरण में बताने वाला हूं कि आखिर क्या आर्थिक सुधार हुए, कि नेपोलियन ने क्या क्या सुधार किए, उसके बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड करूंगा। कुछ ही देर में मैं उसको अलग से बताऊं, क्योंकि आसपास बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं जो डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। तो दैट्स ऑल, थैंक यू इस वीडियो के लिए। बस आप मेरे इस यूट्यूब चैनल जीएस क्रांति विद विशाल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो आपके पास जल्द से जल्द उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।